कहते हैं कि मेहनत करो और इतना काबिल बन जाओ कि मेहनत करो और इतना काबिल बन जाओ कि अपनी बारात में किसी और की कार किराए पर ना ले जानी पड़े। बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, औद्योगिकरण का युग। औद्योगिकरण का युग। ठीक है, जिस प्रकार से हमने 3 चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, भूमंडलीकृत विश्व के बनना को ख़त्म कर लिए हैं, उसी तरह इस चैप्टर 4 को भी हम लोग ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसानी से, और एक एक चीज़ें आपको मैं समझाते हुए चलूँगा। सोशल साइंस हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? औद्योगिकरण का मतलब क्या होता है? औद्योगिकरण का मतलब ये होता है कि जब किसी जगह पर विकास होता है, जब किसी जगह पर फैक्ट्रियां खुलती हैं, जब किसी जगह पर बड़े लेवल का कुछ काम होता है, वहां पे लोगों को रोजगार मिलता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं औद्योगिकरण। ठीक है, उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, जहां पर औद्योगिकरण होगा वहां पर जाहिर सी बात है वहां पर विकास होगा। लेकिन अगर औद्योगिकरण कोई और कर रहा है, किसी और दूसरा देश कर रहा है, कोई उपनिवेश देश कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उन देश के लोगों को वो नीचे गिराएगा। ठीक है, तो हम लोग यही समझेंगे। इस पूरे चैप्टर का मेन मोटिव यही है भैया कि इंडिया में व्यापार कैसे होता था, मैनचेस्टर का व्यापार कैसे होता था, कैसे मतलब पूरे वर्ल्ड में व्यापार कैसे छाया था, ये बता, मतलब औद्योगिक कैसे हुआ था, है ना, आधुनिक तकनीक से, प्रौद्योगिकी से कैसे व्यापार किया गया था। इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे। देखेंगे कि मजदूर हुआ करते थे, बुनकर हुआ करते थे, गिल्ड्स हुआ करते थे, है ना, जॉबर हुआ करते थे। ये सब क्या करते थे? इनका सबका काम अलग अलग था ना, सब क्या करते थे। तो सबसे पहले जब आप अपनी बुक खोलेंगे, अब आपके पास अगर बुक है तो खोल लीजिए, और अगर नहीं है तो फिर मुंह लटका के चुपचाप बैठे रहिए। ठीक है, औद्योगिकरण का मतलब क्या होता है तो समझ लेना। औद्योगिकरण युग मतलब प्रौद्योगिकी का युग, नई तकनीक का युग, आधुनिक तकनीक के युग को ही औद्योगिकीकरण कहते हैं। ठीक है, एक चीज यहां पे क्लियर हो गई। साउंड या इट्स ओके। चले, अब देखो, जब हम लोग औद्योगिकरण युग के आगे बढ़ेंगे तो आपके चैप्टर में एक ईटी पॉल, ठीक है, एक म्यूजिक कंपनी है 19 की, ठीक है, 1900 की एक म्यूजिक कंपनी है ईटी पॉल। उसके फर्स्ट बुक, उसकी जो बुक है उसके फर्स्ट पेज में एक बना हुआ है डॉन ऑफ द सेंचुरी। ठीक है, क्या बना हुआ है? डॉन ऑफ द सेंचुरी। ठीक है, डॉन ऑफ द सेंचुरी ये बन रखा है। तो डॉन ऑफ द सेंचुरी का क्या मतलब होता है? डॉन ऑफ द सेंचुरी मतलब कि नई सदी की शुरुआत। ठीक है, या फिर नई सदी का उदय। आप लोग देख रहे हैं कि जो इमेज है वो कुछ इस प्रकार से बन रखा है। ठीक है, इमेज में क्या दिखाया गया है? इमेज में आपको एक देवी दिखाई गई है पहले तो। ठीक है, इमेज में आपको एक देवी दिखाई गई है, दिखाया गया है कि देवी के सामने एक मतलब जादू वादू वाला कुछ सीन है, आसपास नए औद्योगिकरण का विकास हो रहा है। मतलब लोग इमेजिनेशन कर रहे थे कि अगर औद्योगिकरण आएगा तो इस तरह से विकास होगा, ऐसे करके ऐसे होगा। और ये बताओ, जब तक लोग इमेजिनेशन नहीं करते तब तक कुछ नहीं होता है। जब लोगों ने इमेजिनेशन किया तब कुछ आगे हुआ। तो इस तरह लोगों को बताया गया। उस समय लोग जागरूक नहीं थे, है ना। आपको पता है कि उस समय जब लोगों को राष्ट्रवाद की भावना दिलानी होती थी तब भी बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती थी, है ना। राष्ट्रवाद की भावना दिलाने में बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती थी। इसलिए अब सोचो, औद्योगिकरण के बारे में लोगों को बताने के लिए बहुत ही ज़्यादा जाहिर सी बात है मेहनत पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें एक देवी होती है। ठीक है, ये देवी क्या करती है? नई शताब्दी का ध्वज लिए ये प्रगति का फरिश्ता है। ठीक है, प्रगति मतलब विकास के फरिश्ता को बताया जाता है कि ये देवी विकास का फरिश्ता है। ठीक है, ये इमेज है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा इस इमेज को। ठीक है, तो देवी क्या है? देवी विकास का फरिश्ता है। और इसका जो एक पांव है ना, एक पांव इसका पंखों वाले पहिए पर टिका हुआ है, जो कि समय का प्रतीक है।
देवी का जो एक पैर है ना, अब यहाँ पे तो मैं बनाऊंगा तो वो कॉमेडी में चला जाएगा, है ना, इसलिए मैं नहीं बनाऊंगा यहाँ पे। तुम लोग देख लेना, इमेज इमेज हो सकेगा तो शो कर रहा होगा। देवी का जो एक पैर है वो क्या है, तो वो पंख वाले पहिए पर टिका हुआ है, जो कि ये पैर, नीचे वाला जो पैर है वो समय का प्रतीक है, ठीक है। और इसके पीछे, देवी के पीछे सब ना उन्नति के चिन्ह हैं। उन्नत मतलब उन्नत के चिन्ह, जैसे रेलवे का निर्माण हो रहा है, प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण हो रहा है, कैमरे के निर्माण हो रहा है, बहुत ढेर सारी मशीनों का निर्माण हो रहा है, बड़े बड़े फैक्ट्रियों का निर्माण हो रहा है, इसके पीछे उन्नति के चिन्ह, इसके साइड बाय साइड आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे खत्म हुआ ये। तो देखो, पहले लोगों को बताना पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल हुआ करता था, ठीक है, इसलिए लोगों को इमेजिन करके, लोगों को इस तरह दिखा दिखा के, यार सोचो, बोलते सोचो, ठीक है, तो लोग सोचने लगते थे। ये हुआ डॉन ऑफ द अर्थ। इसके बाद आते हैं टू मैजिशियन, टू मैजिशियंस, ठीक है। टू मैजिशियंस क्या करते हैं, तो टू मैजिशियंस, एक भैया देखो मैजिशियन बैठा हुआ, मैजिशियन वो समझ रहे हो, जादूगर, अगर जादूगर मैं जादूगर, है ना, मतलब जैसे मैजिशियन, जैसे ये देखो हमने समझ लिया, ये चिराग जानते हो ना, चिराग, उसका अलादीन का चिराग, अलादीन के चिराग में आप कैसे करोगे, ऐसे चला जा अलादीन 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 अलादीन, ऐसे से करोगे ना। तो ये मैजिशियन एक ऐसे बैठा है, ऐसे बढ़िया, हमारी फोटो खींच लेना भैया, ठीक है, देखना ऐसे बैठा हुआ है, ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे करने के बाद वो इमेजिन कर रहा है कि यार वाह, ऐसे इंडस्ट्री होंगी, ऐसा ये होगा, ऐसा वो होगा, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। जैसे मैं ऐसे से करूं, मैं सोचूं कि यार भाई ओमन में लड़के सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, इनका मोबाइल टूट जाए, है ना। तो इसी तरह ये जो मैजिशियन है ना, टू मैजिशियन, ये ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे फील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो टू मैजिशियन थे, ये भी औद्योगिकीकरण के विकास को दर्शाते हैं, ठीक है, औद्योगिकीकरण के विकास को जाहिर करते हैं। कैसे, तो ये इस प्रकार से करते हैं ताकि लोगों को दिखाया जा सके, ठीक है। पहले लोग देखो फोटो के माध्यम से ही समझते थे और इसके माध्यम से समझते नहीं थे। ये जो मैजिशियन है, ठीक है, ये जो मैजिशियन है क्या कर रहे हैं, आधुनिक विश्व तकनीकी बदलाव, ठीक है, आधुनिक जो विश्व है उसकी जो तकनीकी बदलाव है, कारखाने, आविष्कारों, रेलवे आदि की दुनिया इसके अंदर दर्शाई गई है, ठीक है। किसकी दुनिया दर्शाई गई है, तो आधुनिक तकनीक की, ठीक है, कारखानों की, रेलवे की, ठीक है, आदि की दुनिया इन मैजिशियंस ने दर्शाया, ठीक है। अगर इन मैजिशियंस ने ऐसी दुनिया ना दर्शाए होते तो लोग इनको अडॉप्ट ही नहीं करते, है ना। तो धीरे धीरे करके अब देखो, पहले पहले जो मतलब जो काम होता था वो कैसे होता था, काम होता था, लोग घर में काम करते थे। जैसे आपको कपड़ा बनाना है ना, तो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री नहीं हुआ करती थी कि वो सूरत, पंजाब, हरियाणा चला जाएगा, वहाँ से कपड़ा बना के लाएगा, नहीं, वो लोग अपने घर में बनाया करते थे, है ना, घर के अंदर अपना सब सेटअप करते थे, वहीं से बनाते थे, कोई फैक्ट्री नहीं लगाते थे। और ये औद्योगिकीकरण का युग यही कहता है कि भैया फैक्ट्री लगाओ, ठीक है, क्योंकि अब मार्केट में ज़रूरत ज़्यादा है, और जब मार्केट में ज़रूरत ज़्यादा होती है तब उस चीज़ की फैक्ट्री लगाई जाती है, ठीक है। चलिए, तो इन मैजिशियंस ने, ये जो मैजिशियंस थे, टू मैजिशियंस, इसमें क्या था, तो इसमें औद्योगिकीकरण का इतिहास विकास की कहानी के रूप में सामने आता है, ठीक है। यानी कि औद्योगिकीकरण का जो इतिहास है वो किस प्रकार से विकास के रूप में जा रहा है, ये सामने आता है, और आधुनिक युग तकनीकी प्रकृति के भव्य युग के रूप में उभरता है, ठीक है। जो आधुनिक, देखो आप एनसीईआरटी लिए होगे तो उसमें सब बना होगा, ठीक है। जो आधुनिक युग तकनीकी है वो किस प्रकार से प्रकृति में भव्य तकनीक के रूप में उभर कर वो बाहर आते, ये चीज़ इस मतलब मैजिशियन के चित्र में देखने को मिलता है, ठीक है। इतना हम लोग देख लिए। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते देखते हैं औद्योगिकीकरण से पहले, ठीक है, कब, तो औद्योगिकीकरण से पहले, ठीक है। तो औद्योगिकीकरण से पहले का क्या सीन हुआ था देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर पूछा जाए, हमने पढ़ा है भारत में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद के अंदर कौन सबसे मजबूत देश थे, इंग्लैंड थे, यूरोप थे, है ना। यूरोपीय देश सब बहुत ताकतवर हुआ करते थे, ठीक है। तो देखो, इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से
ठीक है, जब फैक्ट्री नहीं स्थापना हुई थी, स्थापना से भी पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा था। कहाँ पे, ये याद रखना, इंग्लैंड और यूरोप। ठीक है, कब? फैक्ट्रियों के उत्पादन से पहले ही क्या हो रहा था? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सामान ये लोग बेच रहे थे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन हो रहा था। ठीक है, यानी कि फैक्ट्री लोगों के यहाँ पे नहीं लगी थी। ठीक है, पूरे देश में, पूरे विश्व में औद्योगिकीकरण नहीं आया था, लेकिन ये लोग क्या करते थे, ये लोग सामान उगाते थे और मतलब फैक्ट्रियों से बनाते थे और उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचते थे। ठीक है, इसका सबसे बड़ा पॉइंट ये क्या है, कब कैसे बेचते? जैसे आप लोगों ने असेंबली लाइन व्यवस्था पढ़ी है। ठीक है, असेंबली लाइन व्यवस्था मतलब वो हेनरी फोर्ड वाले की। उससे क्या होता है, असेंबली लाइन व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जहां पर बहुत जल्दी जल्दी कार बन रही थी, और जब बहुत चीजें जल्दी जल्दी बनेंगी तो उसका रेट कम हो जाएगा, वो मार्केट में आसानी से बिक जाएंगी। ठीक है, तो इसी तरह क्या था कि जो इंग्लैंड थे और जो यूरोप थे वो औद्योगिकीकरण से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना सामान बेच रहे थे। ठीक है, कैसे? तो वो मास प्रोडक्शन करके। ठीक है, मास प्रोडक्शन मतलब वृहद उत्पादन करके। ठीक है, मास प्रोडक्शन करके। ठीक है, तो ये लोग क्या कर रहे थे, तो ये लोग मास प्रोडक्शन करके, ये लोग बृहद उत्पादन करके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना सामान बेच रहे थे। ठीक है, यानी कि फैक्ट्रियां वगैरह नहीं लगाए थे। इस युग को बोलते हैं आदि औद्योगिकीकरण। ठीक है, जब फैक्ट्रियां वगैरह नहीं लगती, तुम घर से ऐसे ही अपना काम कर रहे हो, तो जो ये युग आता है, काल आता है, उसको बोलेंगे आदि औद्योगिकीकरण। ठीक है, तो ये था आदि औद्योगिकीकरण। आदि औद्योगिकीकरण के अंदर क्या होता है? आदि औद्योगिकीकरण के अंदर किसान और कारीगर से उत्पादन करते हैं। ठीक है, आदि औद्योगिकीकरण के अंदर क्या होता है, समझना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, किसान और कारीगर से काम करते हैं, काम करवाते हैं। ठीक है, काम क्या करवाते हैं, उससे उत्पादन करवाते हैं और उसी उत्पादन को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है? भैया इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब ये है कि जैसे तुम इंडिया में हो, कोई सामान तुम्हें बाहर भेज रहे हैं, तुम यहाँ से भेज दियो, बाहर बिक गया, खत्म। ऐसा नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय में कहीं ना कहीं बाजार होगा, वहाँ भी बाजार लगती होगी, है ना। तुम भैया यहाँ से वहाँ भेज रहे हो, इस देश से उस देश को, उस देश से इस देश को ला रहे हो। ठीक है, इसी को बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, और जिसके इंटरनेशनल बिजनेस होते हैं वो तो खैर पैसे वाले भी होते हैं, है ना। लेकिन पता है, मैं एक बात बताऊं, पैसा हमेशा पैसे मैटर नहीं करते हैं। ठीक है, कभी कभी नॉलेज, कभी कभी इंसानियत भी मैटर कर जाती है। ठीक है, इसलिए जीवन में आप लोग जितना पैसों के पीछे भाग रहे हो ना, उतना आप ह्यूमैनिटी के पीछे भी भागना। ठीक है, जहाँ से स्वार्थ खत्म होता है ना, वहीं से मानवता शुरू होती है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग देखें कि आदि औद्योगिकीकरण क्या होता है कि भाई किसान होते हैं, कारीगर होते हैं, इन्हीं से उत्पादन कराया जाता है और उसी सामान को कहाँ बेचा जाता है, और उसी सामान को ले जा करके उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस किया जाता है, उसको इंटरनेशनल लेवल पर ले जा करके बेचा जाता है। ठीक है, तो ये तो था भैया औद्योगिकीकरण, मतलब भारत के अंदर था। ठीक है, जो भारत के अंदर औद्योगिकीकरण था उसके अंदर गिल्ड्स हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? गिल्ड्स, है ना। नाम बड़ा अजीब लग रहा है ना, इसको तो बिल्ली रख देना चाहिए, बिल्ली कुत्ता रख देना चाहिए, याद रहता है। तो अजीब गरीब नाम है तो याद करना ही पड़ेगा। गिल्ड्स क्या होते थे? गिल्ड्स शहरों के व्यापारिक संघ हुआ करते थे, है ना। गिल्ड्स क्या हुआ करते थे? तो गिल्ड्स शहरों के व्यापारिक संघ हुआ करते थे। देखो, जो ये आदि औद्योगिकीकरण है, किसान और कारीगर से काम करवाना, उत्पादन करके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचना, ये लोग जो भारत जिस देश का उपनिवेश था, ब्रिटेन का। ठीक है, उपनिवेश का मतलब कि ब्रिटेन भारत पे आकर के राज कर रहा था, ब्रिटेन ताकतवर था, भारत कमजोर हो चुका था। ठीक है, तो पहले गिल्ड्स हुआ करते थे, गिल्ड्स व्यापार की दुनिया में राज किया करते थे।
भारत के अंदर, इंडिया के अंदर, ठीक है। कैसे? तो पहले देखो, आदि औद्योगिकरण तक किसान कारीगर काम करते थे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वही उत्पादन होता था, ठीक है। तो उसमें गिल्ड्स हुआ करते थे। गिल्ड्स क्या करते थे? उस शहरों के व्यापारिक संघ होते हैं, है ना, मतलब कि उस शहर के बड़े बड़े, मतलब बड़े बड़े जहाँ से उत्पादन हो रहा है वहाँ के वो व्यापारिक संघ हुआ करते थे। और ये गिल्ड्स में लिखना हो तो लिख लेना, गिल्ड्स ताकतवर होते थे, ठीक है। ताकतवर के साथ इनके ये उत्पादकों के संगठन करते थे, ठीक है। ये जो उत्पादक हो रहे, जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके ये सब सभी संगठन होते थे, है ना। गिल्ड्स क्या करते थे? कारीगर को शिक्षित करते थे, उत्पादकों पर नियंत्रण करते थे, प्रतिस्पर्धा और मूल्य को तय करते थे। कौन? यही गिल्ड्स। क्यों? क्योंकि ये शहर के अंदर थे, गांव के अंदर नहीं थे। अभी समझना, गांव के बुनकर जो थे, अभी समझाऊंगा, गांव के बुनकर का भी बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। प्रतिस्पर्धा करते थे, मूल्य तय करते थे और व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकते थे। गिल्ड्स क्या करते थे कि भैया जो व्यवसाय के अंदर, बिजनेस के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर कोई नया लोग आ रहा है तो उसको आने से रोकेंगे, भैया मत आ तू, ठीक है, क्योंकि ताकतवर हुआ करते थे। अब एक बात बताओ, यूनियन के अंदर, संघ के अंदर ताकत तो होती है ना। तो एक प्रकार के व्यापारिक संघ होते थे, कहाँ के? शहर के, ठीक है। तो देखो क्या होता था, जो शासक होते थे ना, जो भी, है ना, शासक यानी कि आई मीन कॉल वो पानी, तो शासक मतलब कि राजा, ठीक है। जो शासक होते थे ना, शासक बोले तो राजा, जो राजा होते थे ना, वो गिल्ड्स को खास उत्पादन के लिए और व्यापार का एकाधिकार दिए थे, ठीक है। जो शासक थे वहां के उस समय के, है ना, राजा थे, वो गिल्ड्स को एकाधिकार दिए थे, ठीक है। समझ रहे हो क्या बात कह रहा हूं मैं? समझना, पूरा खेल खेल में इस चैप्टर को समझ डालेंगे, ठीक है। जो वहां के शासक थे वो गिल्ड्स को एकाधिकार दिए थे, किस चीज के लिए? तो खास उत्पादों के उत्पादन के लिए, ठीक है, खास उत्पादों के उत्पादन के लिए, ठीक है। तो गिल्ड्स को, जो शासक थे वहां के, जो राजा थे, वो खास उत्पादन के उत्पादकों के लिए, है ना, उसको एकाधिकार देते कि भैया जा, इस चीज का तू वो कर। जैसे आज की डेट में पेटेंट होता है ना, कोई बिजनेस होता है वो यही लेवल का होता है, उसी जगह का होता है, वहां पर कोई और नहीं आके कर सकता, ठीक है। तो उनको बोलते हैं गिल्ड्स। तो गिल्ड्स क्या कहते हैं? राजा भी उनका वो करते थे। और देखो, गांव जो था, ठीक है, ये तो शहर की स्थिति हमने समझ ली, ठीक है। जो हमारा गांव था, ये भारत का देख रहे हैं, ठीक है, गांव विकास की ओर, है ना, प्रगति की ओर लगा तो था, लेकिन वहां के लोग क्या थे? मतलब ग्रेजुएट नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे। और जब पढ़े लिखे नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है उनको दिक्कतें आएंगी, ठीक है। तो ये जो गिल्ड्स हुआ करते थे, ठीक है, जो गांव के अंदर, वो शहर के अंदर तो गिल्ड्स हो गए, गांव के अंदर होता था सौदागर। कौन सा? सौदागर। तो गांव का विकास हो रहा था लगे हाथ, ठीक है, गांव के धीरे धीरे विकास हो रहा था। गांव में जो जमीनें पड़ी रहती थी ना, उसकी घेराबंदी हो रही थी, ठीक है, समझना, गांव का विकास हो रहा था, गांव की जमीनों की घेराबंदी हो रही थी। जब घेराबंदी हो रही थी तो जो यहाँ का गरीब आदमी है ना, जो यहाँ के बुनकर लोग हैं, वो क्या थे? तो वो सब परेशान थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जमीनें सब घिर रही थी अपना, पहले उसी जमीन से लकड़ी वकड़ी ले आते थे, खाना वाना बना लेते थे, फल फूल ले आते थे, उसी खा पी के रह लेते थे, है ना। गरीबों को क्या चाहिए? गरीबों को तो खाना चाहिए ना, और तो कुछ नहीं चाहिए ना। आप लोग जिस खाने को फेंक देते हैं, कई लोग उस खाने को पाने के लिए ना तड़पते हैं, काश मुझे वो खाना मिल जाए। इसलिए खाने, कभी जीवन में किसी की बेइज्जती कर लेना, लेकिन कभी खाने की बेइज्जती मत करना, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो गांव के जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर हैं, वो अत्यंत परेशान हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जंगल में अब जा नहीं सकते, लकड़ी वगैरह इकट्ठा नहीं हो रहा था, ठीक है। तो गांव, है ना, गांव और शहर के बीच में अब यहीं से घनिष्ठ संबंध होते हैं, ठीक है। गांव और शहर के बीच में अब संबंध होते हैं। क्यों?
क्योंकि यही गरीब बुनकर अब शहर की तरफ भागते हैं, मजदूर अब शहर की तरफ भागते हैं, सोचते हैं वहाँ पर काम मिलेगा। सोचो इस समय पढ़ने में हमें ये लग रहा है, सोचो उस समय जब ये स्थिति रही होगी तब कैसा रहा होगा, है ना। तो गांव और शहर के बीच में घनिष्ठ संबंध होते हैं। और आपको बता दें कि शहर के अंदर सौदागर हुआ करते थे, ठीक है, शहर के अंदर सौदागर होते थे और ये सौदागर मजदूरों से काम करवाते थे, ठीक है। गांव के ही सौदागर लोग थे अपना, ठीक है, मजदूरों से काम करवाते थे। तो अपना गांव से आते जाते थे, मजदूरों के साथ रहते थे, दो चार कहीं कहीं या घूमने टहलने आए सौदागर लोग तो पता लगे गांव में रुक ही गए 2-4 दिन मजदूरों घर में, है ना। एक मतलब एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है। यदि आप कोई टीम वर्क कर रहे हैं और टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं तो टीम भी आपको सपोर्ट करने लगती है, ठीक है। तो शहर के अंदर जब पहुंचे तो सौदागर हुए, सौदागर ही मजदूर से काम करवा लिया करते थे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इंग्लैंड में जो कपड़ा व्यवसाय था, ठीक है, इंग्लैंड में अगर देखा जाए, इंग्लैंड के अंदर, ये तो भारत के अंदर था, अगर इंग्लैंड के अंदर देखा जाए, इंग्लैंड का जो कपड़ा व्यवसाय था, बहुत अच्छी बात है यहाँ पे समझना, पहले भारत का जो कपड़ा था ना वो बहुत महंगा जाता था, बहुत अच्छा जाता था, लेकिन धीरे धीरे करके मैनचेस्टर ने पूरा बिगाड़ के रख दिया, ठीक है। तो इंग्लैंड में कपड़ा व्यवसाय जो था वो स्टेपलर्स से वो लोग ऊन खरीदते थे, ठीक है, जो वहाँ के लोग थे वो स्टेपलर्स से ऊन खरीदते थे और सूत काटने वाले के पास उसे पहुँचा देते थे, ठीक है, जो कि उसको सूत काटता था, ठीक है। जो इंग्लैंड का कपड़ा व्यवसाय था वो ऐसे ही था कि वो जो स्टेपलर्स थे, ठीक है, कट्टर थे, उनसे ऊन खरीदते थे और जो उसको सूत काटने वाले तक उस ऊन को पहुंचा देते थे, ठीक है। और जब सूत काट के मिलेगा तो इससे हमें धागा मिलेगा, तो इससे जो धागा मिलता था उसे बुनकरों, फुरजलों और रंगसाजों के पास ले जाते थे, है ना। पहले देखो, पहले क्या है समझना, पहले हैं स्टेपलर्स, ठीक है, स्टेपलर्स के बाद सूत काटने वाले, ठीक है, और सूत काटने वाले से जो इनको धागा मिला वो कहाँ पर पहुँचा दिए, वो बुनकर के पास पहुँचा दिए, ठीक है। मतलब ये लोग ट्रैवल ही खूब करते थे, बुनकर के पास, फुरलस के पास और रंगसाजों के पास इसे ले जाते थे, ठीक है। देखते देखते क्या हुआ, लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें यहाँ पर बुनकर वगैरह कपड़ों को बना देते थे ना, है ना, कपड़ा यहाँ से तैयार हुआ ना तो ये कपड़ा जाता था लंदन, है ना। लंदन, लंदन में क्या होती थी, तो लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी, ठीक है, मतलब वहीं पूरा पैकिंग वैकिंग डिजाइन विजाइन सब वहाँ से दिया जाता था, ठीक है। तो लंदन के अंदर कपड़ों की फिनिशिंग होती थी और निर्यातक और व्यापारी फिर उस कपड़े को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बेच सकते थे, ठीक है। लंदन के बाद जब कपड़ों की फिनिशिंग हो गई तो निर्यातक और जो व्यापारी हैं वो क्या करते थे, वो उसी कपड़े को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच सकते थे, ठीक है। हेलो, यही धीमा करो उसे, 4 to 3, ठीक है। और जब इस तरह धीरे धीरे चलता गया तो जो लंदन है, लंदन फिनिशिंग सेंटर बन गया, ठीक है। जितना पढ़ा रहा हूँ सब आपके बुक में है। देखते देखते क्या हुआ कि जो भैया लंदन है फिनिशिंग होती थी, ठीक है, जब फिनिशिंग हो गई तो यहीं से निर्यात होता था, है ना, आयात निर्यात अपना निर्यात होता था। निर्यात के बाद क्या हुआ, यहीं से सीधे ये अंतरराष्ट्रीय बाजार में जाता था। तो धीरे धीरे लंदन फिनिशिंग सेंटर बन गया, बहुत बड़ी बात होती है। अब जहाँ पे एक काम रेगुलर हो रहा है वो उस चीज़ के लिए फेमस हो जा रहा है तो भैया वो सेंटर तो बन ही जाएगा ना। अब जैसे आप बायोमन पॉइंट में आते हैं, आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं, तो बायोमन फेमस तो होगा ही ना, बताइए। अगर कचरा डालता तो ना फेमस होता, नहीं, आप लोग करते ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीन हो रहा था लंदन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आदि औद्योगिक व्यवस्था क्या थी। तो देखो, मिटा दूँ इसको मैं, इसमें जो भी आपको लिखना है आप लिख लीजिए, फिर इसको मिटा देते हैं। इसमें ऐसे पॉइंट पॉइंट में लिखवा दूंगा और इस चैप्टर को बहुत आसानी तरीके से तुम लोग को समझा दूंगा, सच में याद रखोगे, ठीक है। जैसे वो तीनों चैप्टर पढ़े हो ना, इस तरह इसको पढ़ के भी याद रखोगे कि हाँ भैया किसी से पढ़े थे।
तो लंदन क्या बन गया हमारा, तो लंदन बन गया चाचा फिनिशिंग सेंटर। ठीक है, जब लंदन फिनिशिंग सेंटर बन गया तो वहां से पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कपड़े का निर्यात होने लगा। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे कुछ वो हो गया है, सॉइल आ गया। इसके बाद आता है आदि औद्योगिक व्यवस्था, आदि औद्योगिक व्यवस्था। ठीक है, ठीक है, वो लंदन का खेल चल रहा था, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सारा कुछ सामान जा रहा था, है ना, पूरा देश खुश था भैया, है ना, पूरा विश्व खुश था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनको सामान भी चाहिए और वो सामान मिल भी रहा था, सब लोग अपना खुश थे। तो अब आती है आदि औद्योगिक व्यवस्था। तो आदि औद्योगिक व्यवस्था क्या होती है, तो इसमें क्या होता है, इसमें व्यवसाय के आदान प्रदान का हिस्सा होता था ये। ठीक है, आदि औद्योगिक व्यवस्था के अंदर क्या होता था, व्यवसाय आदान प्रदान का हिस्सा था ये। ठीक है, आदि औद्योगिक व्यवस्था क्या थी, तो व्यवसाय आदान प्रदान का हिस्सा। ठीक है, इसके अंदर क्या था, इस व्यवसाय में अभी मैंने बताया आपको, जो ये आदि औद्योगिकीकरण है, ठीक है, इसके अंदर किसका कंट्रोल था, गिल्ड्स तो शहर के अंदर होते थे, तो इस पर जो नियंत्रण था वो सौदागर का नियंत्रण था। ठीक है, इसके अंदर देखा जाए किसका नियंत्रण था, तो वो सौदागर का नियंत्रण था। ठीक है, सामान का उत्पादन घरों में, ठीक है, होता था, कारखानों में नहीं। ठीक है, इसमें जो सामान था, कपड़ा था, ठीक है, सामान का उत्पादन जो है वो घरों में होता, कारखानों में नहीं। यही है आदि औद्योगिकीकरण की जो व्यवस्था थी। ठीक है, और इसमें जो सौदागर होते थे, ठीक है, जो इसमें सौदागर होते थे वो प्रत्येक चरण में 20 से 25 मजदूर काम करवाते थे, है ना, वो कई चरण में काम करते थे, प्रत्येक चरण में वो 20 से 25 मजदूर से वो काम करवा लिए करते थे। ठीक है, कौन, सौदागर। ठीक है, फिर बदलाव हुआ धीरे धीरे, जब बदलाव हुआ तो वहीं पर कारखानों का उदय हुआ। यहीं से क्या होता है, यहीं से कारखानों का उदय होता है। बहुत बड़े बड़े खेल होते हैं, लोग इस कारखाने को पहले तो एडॉप्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो को आप लोग देख रहे हैं ना, तो वीडियो को लाइक भी करना, जितने लोग लाइक नहीं किए। ठीक है, कारखानों का उदय होता है। तो इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले। ठीक है, इंग्लैंड के अंदर 1730 में खुले। ठीक है, इंग्लैंड के अंदर क्या हुआ, 1730 में खुले, लेकिन इनकी संख्या में वृद्धि 18वीं शताब्दी में आई। ठीक है, 1730 में तो खैर कारखाने खुलने लगे, चलने लगे, लेकिन जो वृद्धि हुई, बढ़ोतरी हुई, वो 18वीं शताब्दी में आई। कहाँ पे, इंग्लैंड में। ठीक है, इससे क्या हुआ, वहाँ पे कपास नए युग का पहला प्रतीक था, है ना, आप लोग इसमें लिख सकते हैं कि जो भैया कपास था वो नए युग का पहला प्रतीक था। 19वीं सदी के आखिर में कपास के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई। ठीक है, जो 19वीं सदी था, 19वीं सदी के आखिर में जो इंग्लैंड था उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर कपास के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हो गई है। ठीक है, जब उसके अंदर कपास में भारी बढ़ोतरी होती है तो 1760 में, भैया सब उधर के ही हैं, 1760 में जो ब्रिटेन है, कपास खूब उत्पादित होने लगा। ठीक है, तो 1760 में ब्रिटेन, ठीक है, कपास उद्योग की जरूरत को पूरा करने लगा। ठीक है, जो भी अंतर्राष्ट्रीय आसपास हैं वो कपास की जरूरत को पूरा करने लगा। ठीक है, यदि देखा जाए तो 25 लाख पाउंड कच्चे कपास का ये आयात करता था। ब्रिटेन पहले कितना करता था, तो 25 लाख पाउंड कच्चे कपास का ये आयात करता था। ठीक है, 25 लाख पाउंड कच्चे कपास का आयात करता था, और सन 1787 के अंदर, ठीक है,
पहले तो ये 25 लाख पाउंड का कच्चे कपास का आयात करता था, लेकिन 1787 के अंदर भैया ये आयात 220 लाख पाउंड हो गया। ठीक है, समझ लो, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। पहले 25 लाख ही था, लेकिन बाद में ये 220 लाख पाउंड हो गए। यार सोचो कितनी बड़ी बात हो गई। ठीक है, फिर 18वीं सदी में कई आविष्कार हुए जिससे उत्पादन की प्रक्रिया बढ़ गई। ठीक है, जो 18वीं सदी थी यहाँ पर कई आविष्कार हुए और इसी आविष्कार से जो उत्पादन हो रहा है वो बढ़ा। ठीक है, आविष्कार जैसे कि भैया मशीनें वशीनें आ गई है ना। आविष्कार यही होता है कि भैया है ना, कोई चीज़ें खोजी जा चुकी हैं, ठीक है, आविष्कार उसका हो चुका है, तभी जा करके तो वो बढ़ेगा। बताओ, जैसे कभी पहले कोई सोचता था क्या कि हम ऐसे पढ़ेंगे? पहले तो लोग बच्चों को हाथ से पढ़ाते थे। ठीक है, फिर उनको कॉपी में पढ़ाने लगे, लकड़ी में पढ़ाते थे, फिर कॉपी आए, फिर आपका ब्लैक बोर्ड आया, फिर ब्लू बोर्ड आया, है ना, ब्लू बोर्ड आया, जैसे देख लो वाइट बोर्ड आया, आसानी से लिख लेते हैं, मिटा देते हैं। इसके बाद ऊपर जाकर डिजिटल बोर्ड आया है, हाथ भी नहीं गंदा होता है ना। तो आविष्कार धीरे धीरे होता गया और यही जो आविष्कार हुआ, इसी आविष्कार से भैया उत्पादन बढ़ गया। ठीक है, जब इस आविष्कार से उत्पादन बढ़ गया, ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा मजबूत धागे और रेशों का उत्पादन होने लगा। उत्पादन बढ़ा तो यहीं पे किस चीज़ का उत्पादन बढ़ा? तो ज़्यादा मजबूत धागे और रेशम का जो उत्पादन है वो होने लगा। ठीक है, 18वीं सदी के अंदर ये आविष्कार हो गए और ज़्यादा मजबूत धागे और रेशम का उत्पादन, ठीक है, रेशों का उत्पादन, सॉरी रेशम नहीं, रेशों का उत्पादन यहाँ से होने लगा। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई आपको? बताइए, अगर नहीं हुई हैं तो बुक खोलो, एक बार देखो, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर अब एक वैज्ञानिक आते हैं, रिचर्ड आर्कराइट। ठीक है, रिचर्ड आर्कराइट एक, है ना, ये सूती कपड़ा मिल खोले हैं सबसे पहले। ठीक है, रिचर्ड आर्कराइट एक, समझ लो, नॉट ए साइंटिस्ट, ही इज ए बिजनेसमैन। ठीक है, तो रिचर्ड आर्कराइट्स ने सूती कपड़ा मिल खोला। ठीक है, बड़ी बात होती है ना। बताओ, रिचर्ड आर्कराइट्स ने क्या किया? तो ये भैया सूती कपड़ा मिल खोल लिया। आज अच्छा मजा आ गया तेरे को, है सूती कपड़ा मिल खोल रहा है ना, यानी कि ये कारखाना खोल लिया। ठीक है, रिचर्ड आर्कराइट्स ने सूती कपड़ा मिल को खोला, कारखाना खोला। ठीक है, इसने जगह स्थिर किया और इसका मालिक एक हुआ। जब ये कारखाना खुलेगा तो कारखाना पहले तो एक छत के नीचे होगा, है ना, फिर इसकी जगह स्थिर होगी, फिर इसका मालिक एक होगा। लेकिन जो पहले बुनकर कपड़ा बनाते थे, बुनकर कपड़ा घर में बनाते थे, पता लगे आज यहाँ बना रहे, कल को वहां बनाने लगे। अब पता नहीं कितना बुनकर कपड़ा बना रहे हैं। कारखाना मतलब उसी के अंदर भेद, जैसे ये कारखाना है सफ़ेद जो सर्कल के अंदर है, ये कारखाना है, इसी के अंदर वो इसको एक दरवाजे के माध्यम से भेज देते थे, वहीं काम करवाते थे, वहीं खाना देते थे, वहीं बोलते तू भैया नहा धो ले, अपनी सारी क्रियाएं कर ले, है ना। कोई लड़की मिल गई तो शादी भी करवा देते थे वहीं पर, है ना। शादी का नाम ले लो, तुम लोग बहुत खुश हो जाते हो है ना। तो देखो, ये जब कारखाना खुलेगा भैया, आप मुझे ये बताओ, जो लोग कारखाने में काम करने जाते हैं तो वहाँ पर कारखाने के अंदर उन मजदूरों पर निगरानी रखी जाती है, उनको उच्च गुणवत्ता के लिए प्रेरित किया जाता है। अगर नहीं सही से काम करोगे तो उनको पैसे नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ भी हो गया। यहाँ का क्या सीन हुआ भैया कि उत्पादन की प्रक्रिया में निगरानी रखी गई। मालिक एक था, वो मालिक निगरानी रखता था, ठीक है, उसकी गुणवत्ता देखता था और मजदूरों पर नज़र रखता था। ठीक है, जब वो कारखाने के अंदर थे भैया, इसी के अंदर थे, वो मजदूरों पर हमेशा नज़र रखता था
कि बेटा सही से काम करना, नहीं बहुत मार खाओगे। ठीक है, तो ऐसा हुआ था कुछ उस समय। ठीक है, जब ये मजदूरों पर नजर रखते थे, ठीक है, नए कारखाने खुले, विकास हुआ, विकास के साथ साथ प्रौद्योगिकी आया, नई प्रौद्योगिकी आई, तो लोग सोचते रह गए भैया कारखाना वगैरह देख लें, कभी ये कारखाना ऐसे करके देखते रह जाएं, है ना। ऐसे देखते ही रह गए कि यार ये क्या है, क्या है, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, इट्स अ वेरी लार्ज बिल्डिंग। आई एम फील इमेजिनेशन, वो खाली इमेजिनेशन में फील कर रहा था बस कैसे होता है, लेकिन वो तो सच में देख ले, उसका मुंह ऐसे खुला रहेगा, अभी ऐसा क्या होता है। है ना, ऐसे कुछ करके होने लगा इसके साथ, है ना। नई प्रौद्योगिकी आई, नए कारखाने खुले, विकास हुआ, नई प्रौद्योगिकी आई, तो लोग सोचते रह गए। ठीक है, अब धीरे धीरे हमने क्या देखा कि भैया जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन सूती कपड़ा उत्पादन और कपड़ों के लिए, ठीक है, सूती और कपड़ा उद्योग के लिए फेमस होता गया ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन क्या हुआ, तो ब्रिटेन सूती कपड़ा और उद्योग के लिए फेमस हो गया। 1840 के दशक की बात है। ठीक है, सूती और कपड़ा उद्योग के लिए, तो ये बात है 1840 के दशक की, कपड़ा उद्योग का सबसे बड़ा उद्योग बन गया। ठीक है, कपड़ा उद्योग का ये सबसे बड़ा, मतलब एक तरह के सबसे बड़ा उद्योग बना लिया ब्रिटेन अपने देश के अंदर। ठीक है, पहले कपड़ा कहाँ होता था, पहले सबसे ज़्यादा कपड़ा भारत में होता था, भारत चीन में, है ना। भारत चीन से देखते देखते जो कपड़ा का उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा ब्रिटेन में होने लगा। गजब भैया, बदल डाला कैसे, कारखाने खोल करके, ठीक है, बदलाव करके। इसने जब बदल डाला तब देखो क्या होता है, इसके बाद ब्रिटेन कपड़े में तो था ही, इसके बाद ब्रिटेन लोहा और स्टील उद्योग के अंदर भी आगे निकलने लगा, है ना। देख लो ब्रिटेन कैसे काम कर रहा है भैया। जब ये सूती कपड़ा, ब्रिटेन का कपड़ा इंटरनेशनल उसमें उतरेगा, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो जाहिर सी बात है सस्ता होगा। क्यों, क्योंकि ये भैया किससे बनाया जा रहा है, ये मशीनों से बनाया जा रहा है। और हमारे देश के जो बुनकर थे वो कैसे बनाते थे, वो हाथ से बुन बुन के बनाते थे, तो महंगा होता था। और मशीनों से बनाते थे, सस्ता होता था। क्यों, लेकिन मशीन एक तरह की ही चीज़ें निकालती हैं। अगर जैसे ये हमारा कार्ड है बायो अमन पॉइंट का, ठीक है, तो ये हमने इसको छपवाया, तो मशीन को उसने ऑर्डर दे दिया, ये एक ही तरह के निकाल दिया, अलग अलग तरीके का नहीं निकाला, सिर्फ एक ही तरह का पूरा निकाल दिया, है ना। और अगर ये हाथ से बनाया जाता तो इसमें हम कुछ भी बनवा सकते थे, कितना भी बनवा सकते थे, लेकिन मशीन जल्दी बना दिया। एक तो प्लस पॉइंट है, लेकिन दूसरा नेगेटिव पॉइंट यही है कि वो वही सामान निकाल रहा है बार बार। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, ये जो चीज़ें हो रही थी ना, कैसे हो रहा था, तो वो हो रहा था वृहद उत्पादन के जरिए। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन के जरिए हो रहा था भैया। ठीक है, अब देखो जब मास प्रोडक्शन के जरिए ये सारी चीज़ें हो रही थी, तभी और प्रौद्योगिकी बदलावों की गति धीरे से धीमी हो जाती है। ठीक है, मतलब बहुत पहले तो हो रहा था ये सारी चीज़ें, ठीक है, कपड़ा उद्योग ये सब चीज़ें अपनी चरम सीमा पर थी, लेकिन फिर एक समय आता है कि प्रौद्योगिकी बदलाव की जो गति होती है वो धीमे हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि प्रौद्योगिकी बदलाव की जो गति है वो बहुत धीमे हो जाती है। क्यों, क्योंकि मशीनें बहुत महंगी होती थी और मशीनें बहुत जल्द खराब हो जाती थी। जैसे उसके आविष्कारक दावा कर देते थे कि भैया ले जाओ नहीं खराब होगी, लेकिन वो खराब हो जाती थी, फिर उसका चार्ज बहुत लगता था। ठीक है, मशीनें बहुत महंगी थी, मरम्मत का खर्चा बहुत आता था, धंधा उनका चौपट हो रहा था। मशीन के आविष्कार और आविष्कारक और निर्माताओं के दावे पर मशीनें खरी नहीं उतर रही थी। ठीक है, और उससे असंतोषजनक उत्पादन हो रहा था। ठीक है, क्या हो रहा था, असंतोषजनक उत्पादन हो रहा था, इसलिए जो प्रौद्योगिकी है, प्रौद्योगिकी के बदलावों की गति धीमी हो गई थी। ठीक है, उसी समय एक इंटर करता है, बहुत बड़ी चीज़ है, इसको पढ़ना चाहिए, भाप का इंजन। भाप का इंजन बोले तो किसने बनाया, तो अपन लोग ने बोला जेम्स वाट को बनाया। तुम लोगों ने क्या बोला, जेम्स वाट ने बनाया। भाप के इंजन को बनाया न्यू कॉमन ने।
ठीक है, किसने बनाया? तो भाप के इंजन को न्यू कॉमेन ने बनाया था। ठीक है, बाद में न्यू कॉमेन चला नहीं पाया, न्यू कॉमेन कंपनी खराब हो रही थी, तो भाप का इंजन को जेम्स वाट ने अपने नाम पेटेंट करवा दिया। ठीक है, भाप के इंजन में कुछ खराबी थी, तो इसी खराबी का सुधार किया किसने? जेम्स वाट ने, और फिर इसी इंजन को अपने नाम पेटेंट करवा लिया। पेटेंट करवाना क्या होता है कि भैया अब इस इंजन को मैं ही बेचूंगा। ठीक है, अगर कोई ये इंजन बनाएगा या फिर कुछ कर रहा है तो पहले मेरे से परमिशन लेगा, तब जा कर के ऐसा कुछ करेगा। ठीक है, पेटेंट करवा लिया। तो जब इन्होंने भाप के इंजन को पेटेंट करवाया, अगर डेट पूछी जाए तो अप्रॉक्सीमेट डेट है 1871, 1871 की बात है। ठीक है, तो 1871 के अंदर क्या किया? जेम्स वाट ने इनको पेटेंट करवा लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे 19वीं सदी की शुरुआत होती है। 19वीं सदी की शुरुआत में इंग्लैंड में केवल 321 इंजन थे। ठीक है, अगर बात की जाए 19वीं सदी में तो 321 इंजन थे, है ना। जेम्स वाट भैया सुधार के बना डाले। 19वीं सदी के अंदर ये इंजन 321 थे, जिसमें से 80 इंजन सूती उद्योग में कार्यरत थे। ठीक है, 9 इंजन ऊन उद्योग में कार्यरत थे और बाकी खनन, नहर निर्माण, लौह कार्य में इस्तेमाल किए जाते थे। ठीक है, कि 19वीं सदी में मजदूर जो हैं बहुत थे, है ना, मशीनें पर नहीं थी। ठीक है, क्योंकि मजदूर परंपरागत था, वो अपने परंपरा के हिसाब से काम कर रहा था। ठीक है, तो ये था भैया भाप के इंजन का कुछ सीन आपके न्यू कॉमेन और जेम्स वाट चाचा का। अब देखते हैं ये भाप का इंजन आया, तो यहाँ पे हाथ की श्रम आई और वाष्प शक्ति आया। क्या आया? हाथ का श्रम आया, लोग हाथ से काम करना काम करना पसंद कर रहे थे, और उधर वाष्प शक्ति भी आ गया, है ना, भाप का इंजन आ गया। तो इसके बीच थोड़ा सा दिक्कत होती है मजदूरों को। ठीक है, हाथ के श्रम और वाष्प शक्ति में। तो फाइनली आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे और फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी तरह इंटरेस्टिंग करके, है ना, मतलब एक लाइक ए स्टोरी की तरह हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भी वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट पर वीडियो है, वहाँ पर जा करके आप देख सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।